गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा लेक्चर है बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम का? 6th है ना ये शायद? यस सर। करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा अपन ने कल क्या है, एक तो सिंपल बफर सॉल्यूशन, एक अपन ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसको मैं ABS से लिखता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तीसरा अपन ने बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करी थी। सभी के pH के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था। अब इसी में क्या है, अपन आगे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स related to ABS, BBS. ABS व BBS से संबंधित पद। तो इसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपके पास, वो है बेटा आपको ये सारी टर्म्स क्या है याद करनी है, ठीक है। सबसे पहली टर्म आएगी आपके पास ब्लड में, बफर सॉल्यूशन। तो ये होता है पहली बात तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है आप ध्यान देना, उसको लिखते हैं H2CO3 प्लस NaHCO3। ये याद करना है आपको कि ये बफर सॉल्यूशन होता है। या केवल ऑप्शन में ये भी हो H2CO3 प्लस HCO3 माइनस। तो इसमें क्या होता है, इसका जो क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि मैकेनिज्म बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्या है एसिडिक फूड ज्यादा खा लिया, एसिडिक फूड, भाई ऐसा हुआ कि आपने क्या है ऐसा फूड खाया जिसमें अम्ल ज्यादा थे, तो अतिरिक्त क्या आ गया आपके पास H+। तो वो H+ किससे कंज्यूम होता है, वो कंज्यूम होता है H2CO3 प्लस CO3 माइनस। तो बेटा क्या होता है, ये क्या करेगा, H+ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3, ठीक है, जो कि क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको बताना पड़ता है और कोई खास बात नहीं है। तो प्लस वाला भाग किससे होगा, माइनस वाले भाग से होगा। या ये कह लो एसिड है और ये क्या है बेस है, तो एसिड किससे अभिक्रिया करेगा, बेस से। इसी तरीके से दूसरा, अगर आपने बेसिक फूड ज्यादा खा लिया, बेसिक फूड, ठीक है, मतलब आप रक्त में OH माइनस ज्यादा आ गए, तो क्या होगा, जो H2CO3 है प्लस
HCO3 माइनस है प्लस आपके पास, तो देखो ये आपके पास क्या था, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपके पास था एसिड था, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस था, ठीक है। तो जो OH माइनस है, क्योंकि ये बेस होता है तो ये इससे अभिक्रिया करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, एक तो HCO3 माइनस बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा H2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर ब्लड के अंदर क्षार ज्यादा हो जाता है तो वो H2CO3 से अभिक्रिया करता है, और अगर अम्ल ज्यादा हो जाता है तो वो HCO3 माइनस से अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये अपना हाँ बोलो बेटा। सर ये एसिडिक फूड एक बार और बताइए ना। बेटा देख ऐसा है, जो ब्लड है उसकी पीएच क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है, पीएच में ज्यादा परिवर्तन होता नहीं, तो ब्लड यही काम करता है ना, इसीलिए ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, और उस बफर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा बफर होता है, ये अम्लीय बफर होता है। भाई अगर कभी अपन ने वो पीएच को कैसे मेंटेन रखता है ब्लड की, भाई अगर ब्लड में H+ ज्यादा आ गए तो उनको कौन अवशोषित कर लेगा बेटा, उसको अवशोषित कर लेगा HCO3 माइनस, अगर OH माइनस ज्यादा आ गए तो वो H2CO3 से अवशोषित हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। थैंक यू सर। इसके बाद है आपके पास बेटा ये सारा है ना, अभी थोड़ा और थोड़ा याद करने का है ज्यादा, ठीक है। अब जैसे अपन ये बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स, आपको याद करना पड़ेगा, ये इनऑर्गेनिक में भी आएगा कि ये क्या है, एक ABS है, अम्लीय बफर विलेय। बोरिक एसिड होता है H3PO3, ये होता है Na2B4O। तो बेटा ये कुछ नहीं, आपको दिखता नहीं है, सीधे सीधे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है आपके पास एसिडिक बफर विलेय, ये याद करना। फिर आपको एक और चीज याद करनी, किसी वीक एसिड द्वारा अधिकतम बफर सॉल्यूशन की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय वीक एसिड इक्वल टू, तो एसिड की जितनी क्या होती है, बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी जितनी उसकी क्षारकता होती है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर वीक एसिड लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं अपन मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन, जितने वो बना सकता है, तो ये इसकी किसके तुल्य है, क्षारकता के तुल्य, बेसिसिटी के तुल्य, ठीक। तो अगर मान लो ये लिखा हुआ है H2CO3, HCN लिखा हुआ है, CH3COOH लिखा हुआ, बेटा देखो आप बहुत आसान सा, इसकी क्षारकता कितनी होगी 2, इसकी क्षारकता 1, इसकी क्षारकता 1, तो अधिकतम बफर कितने बनाएगा वो निकाल रहे हैं अपन। मान लो ये लिखा हुआ है HCOOH, अब मेन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इनके लिए बनता है H3PO4, H3PO3, ये सारे इंपॉर्टेंट है, H3PO2 और लास्ट H3BO3। बेटा आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछेगा, जैसे इस वाले के लिए पूछ लेता है, इस वाले के लिए पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनसे आप अधिकतम कितने बफर बना सकते हो, पहले इसका लिख देता हूँ 1। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, H3PO4 से कितने अधिकतम बफर बना पाओगे आप, क्षारकता कितनी है, कितने H+ देता है ये 3, ये 3 बनाओगे, इससे कितने बनाओगे आप 2, इससे 1, ये स्पेशल है ना, ये सारे स्पेशल है, ये मैं आपको अलग चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये सारे स्पेशल केसेस, यस सर। ठीक है। तो H3PO4 के 3 कैसे बनते हैं वो देखो, यूं लिखते हैं अपन H3PO4 प्लस 1 H+ निकलने से H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस अपने आप में, फिर HPO4 माइनस 2 और HPO4 माइनस 2 प्लस
PO4 -3। तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपके पास अलग थ्योरी आती है इसके बाद 3 नंबर पर। सर एक बार टेबल दिखाइए ना शुरू वाला। किसी दुर्बल अम्ल से अधिकतम कितने बफर विलयन बनेंगे, ये बात है, ओके सर। ठीक है। बेटा आप ध्यान देना 3 नंबर। बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आई। पीएच परास, हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप डबल डबल नंबर क्यों दे रहे हो? यहाँ पे बेसिक फूड के बारे में भी आप बताए थे, फिर सेकंड करके बेसिक एसिड प्लस जो बुराक्स करके आप बताए थे, इसको भी आप सेकंड दिए थे, फिर टेबल थर्ड, फिर उसके बाद थर्ड दे रहे हैं आप। बेटा मैं को है ना, आप थोड़ा तेज बोलो या मैं एक बार मैं चेक करता हूँ वॉल्यूम। सर वो आपके कैंटीन की बात कर रही है शायद। बोल रही है इसकी सर, ये नंबर 4 है टॉप वो टर्म। अच्छा 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 4th नंबर, ओके। सर और अब वो राक्स जो बेसिक एसिड फूड करके लिखाए थे ना आप, हाँ अच्छा फिर है आवाज। बेटा सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को आप अरे नेटवर्क में जाना। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। कोई बोल आपका दो ना प्लीज, समझ गए होंगे तो। बेसिक फूड फर्स्ट का सेकंड पॉइंट था सोना। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ देखो पीएच रेंज आता है इसके बाद। पीएच रेंज क्या होता है? द पीएच रेंज इसको लिखते हैं, द रेंज ऑफ pH for buffer solution in which it works properly। वह परास pH जिसमें बफर सॉल्यूशन अपना कार्य संतोषजनक करता है। बेटा अब आपको आ जाएगी बात। देखो क्या होता है, जैसे अपन पहले ABS की बात करें, ठीक है। अपने पास क्या था, पीएच का फॉर्मूला था pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, देखो ऐसा होता है कि बफर का काम क्या है, आप सुना, बफर का काम है पीएच में परिवर्तन का विरोध। पर आपको पता है आप क्या कर सकते हो, एक लिमिट होती है भैया, इसकी एक लिमिट होती है कि इनकी जो सांद्रता है वो या तो 10 एक दूसरे से मैक्सिमम 10 गुना हो सकती है या 1/10 गुना हो सकती है। बेटा इससे ज्यादा मान लो किसी ने 15 गुना ले ली, किसी ने 20 गुना ले ली, फिर आप सोचो कि ये बफर विलियन की तरह काम करेगा, तो बेटा फिर कोई गारंटी नहीं है। फिर ये कहता है भैया इसी परास में वो बफर की तरह कार्य करेगा जब आप सांद्रता को एक दूसरे से 10 गुना से ज्यादा नहीं करोगे। तो अगर मान लो 10 मान रखोगे, log 10 का मान 1 होता है, तो देखो पीएच, इसीलिए जो पीएच रेंज का फॉर्मूला आएगा, पीएच रेंज का फॉर्मूला ये आ जाएगा pKa। बेटा आप ध्यान देना, अगर यहाँ 10 मान रखोगे तो log 10 1 होता है, तो +1 आ जाएगा। अगर 1/10 रखोगे तो -1। तो बेटा ये पीएच रेंज होती है इसकी। और क्वेश्चन कैसे बनता है अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं।
बिल्कुल बेटा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से ये तो एबीएस में आ गया, जो बेसिक बफर सॉल्यूशन में होगा उसमें पीओएच रेंज आ जाएगी, और वो क्या आएगी, पीकेबी प्लस माइनस 1, तो पीओएच रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो रेंज होती है जिसमें बफर विलयन क्या होता है, संतोषजनक रूप से कार्य करता है। अब इसी से मिलता जुलता बेटा, ये पॉइंट था आपका 4 नंबर, इसी से मिलता जुलता 5वां पॉइंट, मैक्सिमम बफर एक्शन। अधिकतम बफर क्रिया। तो ये होता है बफर सॉल्यूशन की वह पीएच जिस पर वह सबसे अच्छा कार्य करता है, से अच्छा। पीएच में परिवर्तन का अधिकतम विरोध करता है। The pH of buffer solution when it works with maximum efficiency, अपनी अधिकतम दक्षता से कार्य करता है, ठीक है बेटा। इसके लिए क्या होता है, जैसे एबीएस की बात करें बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉल्ट और एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब इसकी कंसंट्रेशन समान होगी तो बेटा पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा, ठीक है। उस समय जो पीएच आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पीके के इक्वल। तो इस समय क्या होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन, मैक्सिमम बफर एक्शन सबसे अच्छा काम करेगा ये। और अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो उस समय पीओएच की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पीकेबी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम बफर एक्शन, बफर क्रिया। एक और पॉइंट लिखाऊंगा, आप कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, मैं अभी रिपीट भी करता हूँ और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको आ जाएगी मेरी बात समझ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आता है 3 नंबर, बफर दक्षता। इसको लिखते हैं फाई से, इसको लिखते हैं बफर कैपेसिटी। फाई, इसका सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है फाई का, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स्ड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। हिंदी में भी लिख देता हूँ, 1 मोल बफर विलयन में 1 लीटर 1 लीटर बफर विलयन में मिलाए गए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल अपॉन पीएच में परिवर्तन, ये फाई का फॉर्मूला। अब देखो, मैं सबसे पहले तो इसी पॉइंट पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
एसिडिक बफर सॉल्यूशन में 4 मोल NaOH को 2 लीटर बफर सॉल्यूशन में मिलाने पर उसकी pH 4.75 से 4.80 हो जाती है, तो बफर दक्षता बराबर के, इंग्लिश में लिख देता हूं तो when 4 moles of NaOH are mixed in 2 liter buffer solution, then pH changes from 4.75 to 4.805 is equal to, बट अभी आ जाएगी आपको बात समझ में। देखो ऊपर ये रहा फॉर्मूला और सॉल्यूशन, बेटा यही क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ, ऊपर तो क्या है कि क्या लेनी है आपको, मोल मात्रा लेनी है, लेकिन मोल मात्रा कौन सी लेनी है, 1 लीटर में जितना मिला रहे हैं। आप बताओ आपको अभी कितना दे रखा है, 2 लीटर में 4 मोल मिला रहे हैं। बेटा 2 लीटर में 4 मोल मिला रहे हैं, तो 1 लीटर में कितना मिलाएंगे, जवाब दो। 2 मोल। 2 मोल। मिलाएंगे। अच्छा, पीएच में चेंज कितना आ रहा है, 4.80 से 4.75। तो बेटा ये जो चेंज आया 2/0.05, 200, बेटा ये 40 आ जाएगा, बस ये रिजल्ट है इसका 40, ठीक है। इसका बस इसका रोल इतना सा होता है बेटा, अगर ये क्या है आपेक्षिक कि कौन सा बफर ज्यादा अच्छा है, ये पहचान, जिसकी बफर दक्षता, जिसकी बफर कैपेसिटी अच्छी होगी वो बफर सॉल्यूशन अच्छा होगा, इतना सा रोल होता है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला जितने भी पॉइंट्स, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर आपको मतलब कि आप बता रहे थे ना कि बफर विलियम में अम्ल और क्षार मिलाने पर उधर कोई परिवर्तन हाँ, नहीं पीएच होगा। में चेंज नहीं होता, ये इतना सा चेंज होता है बेटा, वो ये उसी से संबंधित है भाई। अपन ये कहते हैं इस ये जो परिवर्तन है इसको नगण्य मानते हैं बेटा, ठीक है, इतना परिवर्तन तो होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, इससे कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो, ये परिवर्तन नगण्य होता है, लेकिन बफर कैपेसिटी कौन सा बफर विलियन अच्छा है ये पहचानने के लिए यही तरीका है। इससे ऐसा कंफ्यूजन नहीं ले कि बेसिक थ्योरी में कोई परिवर्तन आ गया, भाई अभी भी यह है कि बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है, पीएच में चेंज का अपोज करना, और ये जितना चेंज अभी अपन देख रहे हैं इसको नगण्य ही मानते हैं बेटा, ठीक है। और देखो बेटा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, और है ना मैं भी थ्योरी को समअप भी करूंगा। आपको दे रखा है CH3COOH प्लस CH3COON के ए की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आपसे पूछा है, दो चीजें पूछी है, ठीक है। एक तो पूछा है पीएच परास रेंज, दूसरी चीज पूछी है आपसे कि चलो दूसरे को मैं अलग क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, या इसको भी मैं ऑप्शन के उसमें देता हूँ। अब बताओ देखो सॉल्यूशन क्या लिखना है, तो पीएच रेंज का मतलब क्या होता है, जो अपन सॉल्यूशन देंगे ना इसमें ये बफर प्रॉपरली काम करेगा। तो पीएच रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था pKa ±1 पीएच रेंज।
पीके का मान बेटा मैंने आपको इसका याद करवाया है 4.74 प्लस माइनस 1। तो अगर एक माइनस करेंगे तो 3.74 से 5.74 हो गया, तो पीएच रेंज बोलते हैं। बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, इसकी फिजिबिलिटी भी समझना। देखो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन में जो बफर दे रखा है एक अम्लीय बफर है, और वास्तविक मीनिंग क्या है कि ये किसी भी, जब इसकी खुद की पीएच 3.74 से 5.74 के बीच में होगी ना, तभी ये बफर प्रॉपरली, बफर विलियन प्रॉपरली काम करेगा। इसका मीनिंग ये है। आपसे क्वेश्चन तो सीधे ये पूछा जाएगा के दे के कि भैया इसकी पीएच परास बताओ, ठीक है। फिर देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये सभी एग्जाम में, स्पेशली नीट में आपको दे रखा है HCOH प्लस HCOON, के का मान दे रखा है 10 की पावर -4। यह है बफर सॉल्यूशन कब अधिकतम दक्षता से कार्य करेगा। This buffer solution will works with maximum capacity। देखो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये कब मैक्सिमम कैपेसिटी से कार्य, अधिकतम दक्षता से कब कार्य करता है बेटा। सॉल्यूशन देखना, जब क्या होता है, एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं अपन, समान लेते हैं। जब ये समान लेंगे तो पीएच का मान किसके इक्वल आता है, पीके के इक्वल आएगा। यहाँ पीके की वैल्यू 4 है तो पीएच का मान 4 आ जाएगा। अब आप मेरे को देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सी। केवल सी? सर बी एंड सी। बी एंड सी दोनों सही है ना बेटा? ठीक है बेटा। सर ये क्वेश्चन सर एक बार हाँ बेटा, अब आप सुनना मेरी बात, मैं सम अप कर रहा हूँ बेटा। है क्या जो अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने 3 सरल बफर विलयन, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक, बेसिक और सिंपल बफर सॉल्यूशन। बेटा अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, मैं बहुत क्लियरली बता दूं। पहली बात कि ब्लड में ये वाला इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन होगा। 4 ऑप्शन में मिलेगा कि ब्लड में कौन सा बफर सॉल्यूशन होता है, चाहे ये ऑप्शन हो चाहे ये हो, दोनों सही होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कोई खास बात नहीं, लेकिन पढ़ना इसको भी। फिर पूछेगा कि बोरिक एसिड और बोरिक्स, बेटा ये एक अभिक्रिया में भी बनते हैं। इनऑर्गेनिक में जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो एक अभिक्रिया के प्रोडक्ट होते हैं। तो कहता है उसमें 4 ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसमें अम्लीय बफर विलयन बनता है, तो अपन बोलते हैं हाँ भैया इसमें अम्लीय बफर। और सीधे भी ध्यान रखना, बोरिक एसिड बोरिक्स दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इन दोनों के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन। फिर ये होता है, ये पूछा जाता है जनरली कि H3PO4 कितने अधिकतम बफर विलयन बना सकता है, 3। तो रूल क्या होता है, जो भी दुर्बल अम्ल है वो अधिकतम बफर कितने बना सकता है, जितनी उसकी क्षारकता, मतलब जितने वो H+ त्याग सकता है, जितनी उसकी बेसिसिटी होती है, तो उतने मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन बनाता है। यहाँ से 2 दिखने में 3 है लेकिन 2 दिखने में 3 है लेकिन 1 दिखने में 3 है लेकिन 1,
तो ये बेटा कई जगह एक्सेप्शनल केस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ पीएच परास। बेटा पीएच परास का पहले मीनिंग समझो। पीएच परास वो ये कहता है कि पीएच परास क्या है, जिसमें भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छा काम करेगा बफर सॉल्यूशन, उसकी भी एक लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन मान लो। तो वो कहता है जब पीके प्लस माइनस 1, मतलब पीएच का मान जितना पीके उससे एक ज्यादा या एक कम हो तो चल जाएगा, तो उसी में काम करेगा। तो इसी बिहाफ पर अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा ये क्वेश्चन, देखो ये रहा CH3 इसकी पीएच परास पूछी है इसने, तो मैंने पीके निकाल लिया 4.74, एक जोड़ूंगा मैं इसमें तो 5.74 आ जाएगा, एक घटाऊंगा तो 3, तो पीएच परास क्या आ गई 3। मतलब ये वाला जो बफर विलयन है ये इस परास में इतने पीएच में, अगर आपने ये बफर विलयन 2 पीएच का बनाया, 6 पीएच का बनाया, 3 पीएच का बनाया, 10 पीएच का बनाया, तो मैं कहूंगा ये भैया ढंग से काम नहीं करेगा। इसकी पीएच परास, ये पीएच परास वो होती है जिसमें ये प्रॉपर्ली क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम अधिकतम बफर क्रिया। मतलब अधिकतम बफर क्रिया का मतलब क्या है, जब वो अपनी दक्षता, अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करता है। तो अधिकतम दक्षता, अधिकतम एफिशिएंसी के साथ कब कार्य करेगा, जब लवण और अम्ल का, सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, तो उस समय पीएच किसके इक्वल आ जाएगा, पीके के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा वही चीज क्वेश्चन की फॉर्म में, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, कि बफर सॉल्यूशन कब अधिकतम दक्षता से कार्य करेगा, कब सबसे अच्छा कार्य करेगा, कब इसकी एफिशिएंसी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो अपन ये बोलेंगे जब इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। ये बात भी सही है, या ये सेम होने के कारण पीएच किसके इक्वल आ जाएगा, पीके के इक्वल आ जाएगा, तो पीएच 4। बेटा आई बात समझ में आपको मेरी, यस यस सर। सर। ठीक है। हाँ, अब बेटा इसके बाद है ना, इसको मैं बोलता हूँ बफर सॉल्यूशन अपना कौन सा पार्ट चल रहा था बेटा, पार्ट ई चल रहा था। उतने पार्ट को पार्ट ई कर ले, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट E2, ठीक है। पार्ट E2 आपके पास क्या है बेटा, ये क्या है तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या है थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। इसकी हेडिंग क्या है अपने पास, जो बी वाला था अपने पास, इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये बफर सॉल्यूशन रिएक्शन के बाद मिलता है। क्या बेटा, यह बफर सॉल्यूशन अभिक्रिया के पश्चात बनता है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें 2 केस आएंगे आपके पास। पहला है वीक एसिड दे रखा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन खास बात क्या होगी, वीक एसिड की मात्रा किससे ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा बेटा, आपको जैसे CH3COOH और NaOH दे रखे हैं विलयन, ठीक है। इसके 10 मोल दे रखे, इसके मान लो 8 मोल दे रखे, ठीक है। बेसिक थ्योरी क्या होती है, एक एसिड और बेस कभी भी सॉल्यूशन में साथ में नहीं रहते, ऑलवेज क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। बेसिक थ्योरी है कि अम्ल और क्षार हमेशा आपस में रिएक्शन करेंगे। तो बेटा ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब आप ध्यान दो बेटा, ये तो शुरू में 0 0 थे, ये T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। आप बताओ रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद देखो स्टोइशियो रस समीकरण मिति के हिसाब से इसके 1 मोल से इसका 1 मोल अभिक्रिया करेगा, तो 8 से 8 अभिक्रिया करेंगे।
अगर ये 8 खत्म हो गए बेटा, आप खुद सोचो, 8 खत्म हो गए, कितने बचे बेटा मेरे को ये बताओ? 2 मोल बचे। और ये पूरे 8 खत्म हो गए तो ये कितने बचे? 0। अच्छा, अगर 8 ने अभिक्रिया करी है तो नए कितने बनेंगे? 8 मोल। 8। ये भी कितने बनेंगे? 8 मोल। अब देखो, आप ध्यान से देखना, अब सॉल्यूशन के अंदर बेटा NaOH तो खत्म हो गए, NaOH खत्म हो गए बेटा, जो 0 बचा है वो खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा है? CH3COOH प्लस CH3COONA। बेटा वाटर का कोई ऐसा नहीं है, वो तो वैसे भी एक्वस होता है, एक्वस होता है तो वाटर की कोई वो नहीं होती है, कंडीशन नहीं होती बेटा। अब आप ये देखो, ये क्या बन गया? बफर विलियन बन गया। मैं आपको समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ सारी बात। आप पहले ना ये देखो और कोशिश करो समझने की। एक बार और समझाइए ना। देखो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, पहले थ्योरी करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सर ये शॉर्ट फॉर्म में ABS के ऊपर में क्या लिखे हो? एक्वस, जलिए। अच्छा। बेटा मैं आप अपनी बात वापस रिपीट करता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है CH3COOH और व NaOH, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके साथ समस्या क्या आएगी बेटा? आप कहोगे सर ये तो बफर है ही नहीं, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये बफर है। भाई आप बताओ, बफर मैंने क्या क्या पहचान बताई थी? एक तो सरल बताई थी, दुर्बल दुर्बल से मिलकर बना। एक बताया था दुर्बल अम्ल होगा और उसके साथ उसी का संयुग्मी होगा। ये तो दोनों, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आप कहोगे सर बफर है ही नहीं, पर आपको कैसे पहचानोगे बेटा? अम्ल और क्षार हमेशा आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाओगे। उसमें हमेशा क्या होगा? जो ये वाला भाग है, दुर्बल वाला भाग हमेशा ज्यादा होगा, दुर्बल वाला भाग ज्यादा होगा, तो प्रबल वाला भाग खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो ये बच जाएगा, और जो लवण बनेगा इसका संयुग्मी बनेगा, तो ये दोनों मिलकर अब विलयन में वास्तव में क्या बना लेंगे? बफर बना लेंगे। मेन कंसेप्ट ये है बेटा। और देखो बेटा, इसी का जो दूसरा केस आएगा, इसी का दूसरा केस, वीक बेस की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, लेकिन कंडीशन क्या होगी? वीकर भाग हमेशा ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से। अभी इस उसमें नहीं आई बात समझ में, तो इसमें आ जाएगी। आप NH4OH व HCl ये दे रखे थे आप। सीधी सीधी बात है, जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये बफर तो नहीं है, ठीक है। इसने दे दिए ये 10 मोल, ये दे दिए 4 मोल, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों की भैया अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया होके बनेगा क्या? ये NH4Cl बनेगा और ये साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। मैंने कहा भैया शुरू में तो ये 0 0 थे, ये शुरू में T=0 पे इतने थे, फिर अभिक्रिया के बाद बेटा ये कम मात्रा में 4 से 4 अभिक्रिया करेंगे तो ये बचेंगे कितने बेटा? 6 मोल। 6 मोल 0 मोल खत्म हो जाएंगे, ये पूरा खत्म हो गया। NH4OH। जब 4 ने अभिक्रिया करी तो ये कितने बनेंगे? 4 मोल। इसका कोई रोल नहीं है बेटा, ठीक है, 4 मोल लिख सकते हो, कोई रोल नहीं है। इसका मतलब अब सॉल्यूशन में वास्तव में ये दो चीजें बच गई, और मुझे पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बेसिक बफर विलियन बनाते हैं। बेटा शुरू में प्रश्न में तो ये दे रखा होगा मेरे को, ये दो चीजें दे रखी होंगी, पर मेरे को फाइनली फॉर्मूला जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो फॉर्मूला किसका लगाऊंगा? मैं बेसिक बफर सॉल्यूशन का लगाऊंगा। तो अब इस पे अपन आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको आएगी बात समझ में, आप निश्चिंत रहें बेटा, आपको आएगी बात समझ। क्वेश्चन इन ए सॉल्यूशन 4 moles of CH3COOH and 3 moles of NaOH are present.
की वैल्यू दे रखी है आपको 1.8 इंटू 10 की पावर -5। इस सॉल्यूशन की पीएच बतानी 1 बिलियन में। चार मोल CH3COOH व 3 मोल NaOH बिलियन की पीएच बराबर क्या, और के का मान ऊपर से देख लो। ठीक, देखो समस्या एक ही बेटा। अभी तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, मैं सही बताऊं आप, क्योंकि ऊपर मैं थ्योरी बता चुका हूँ इस चैप्टर की। अब आप में से कोई कहेगा कि सर मैं CH3COOH का फॉर्मूला लगा दूं वीक एसिड का पीएच निकालने के लिए। किसी ने कहा कि सर एक काम करते हैं, NaOH के हिसाब से वॉल्यूम नहीं दे रखा, 1 लीटर मान के फिर इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं, फिर वैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। मैंने कहा बेटा आप ये सब जो करोगे ये गलत है। मैंने कहा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस है तो ये रिएक्शन करके हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे, ये इसका कंसेप्ट है। तो मैंने लिख दिया एसिड क्या है CH3COOH प्लस मैंने लिख दिया इसमें NaOH, इससे अभिक्रिया लिख दी CH3COONA प्लस वाटर। ये मेरे पास कितना था, 4 मोल था, मैंने 4 मोल लिख दिया। ये 3 मोल था, 3 मोल लिख दिया। ये शुरू में 0 थे, फिर मैंने रिएक्शन करी। अब बताओ आप CH3COOH के कितने मोल बचेंगे? 1 मोल। 1 मोल बचेगा, ये 1 लिख दिया मैंने। इसके NaOH के बताओ कितने मोल बचेंगे? 0। 0। ये कितने बन जाएंगे? 3 मोल। 3 मोल। बेटा यही, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। अब बेटा यहाँ पर देखो आप, सॉल्यूशन के अंदर ये खत्म हो गया, ये और ये बन गए, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे। एसिडिक बफर बनाएंगे तो इसकी जो पीएच का फॉर्मूला आएगा, एसिडिक बफर बना रहे, पीएच का फॉर्मूला आएगा पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, पीके की वैल्यू तो मैंने याद करवाई है आपको 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट। बेटा ये सॉल्ट था, ये कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 लॉग 3। चलो पूरा सॉल्व कर लेते। 4.74 प्लस लॉग 3 होता है 0.488। तो इसको सॉल्व करने कोई रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बेटा ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी हो सकता है बहुतों को आसान लग रहा हो क्वेश्चन, आसान नहीं है बेटा। हाँ, आपकी सुविधा के लिए कई बार क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि इन दोनों से मिलकर बनने वाला बफर विलयन की पीएच बताओ, ये एक हिंट दे देता है तो बच्चे पहचान जाते हैं कि हाँ अरे इनसे मिलके बफर बनाना है। पर ऐसा भी एग्जाम में होता है कि जो मैंने लैंग्वेज लिखी है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो बेसिक समस्या क्या आएगी वो सुनना इस चैप्टर की। भाई इसके बाद क्या है, अपनी कल अपन स्टार्ट कर देंगे इसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। वो पार्ट बिल्कुल सेपरेट है, उसमें कोई नहीं। यहां तक जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप देख रहे हो पीएच के बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली और ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा है ना, बहुत सिस्टमेटिक बेटा, पार्ट A B C D, फिर ई में भी E1 E2, और मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। अगर किसी को थोड़ा कम ज्यादा भी समझ में आ रहा है, लेकिन नोट्स को आप बिल्कुल सीक्वेंस में आप देखोगे ना, तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब जिसने भी 2-3-4 बार पढ़ लिया ना, उसको ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है सर इस चैप्टर में मेन मुश्किल क्या आता है? बेटा यही पीए फॉर्मूले का सिलेक्शन सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इतने सारे फॉर्मूले हो गए, मतलब साथ साथ तो देखो न्यूमेरिकल हो जाता। भाई जैसे मैं बफर पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पता है बफर पढ़ा रहा हूँ, बफर का ही फॉर्मूला लगना है, समझ रहे हो मेरी बात। जब मैं वीक एसिड पढ़ा रहा था, आपको पता है वीक एसिड का ही फॉर्मूला लगना है। जब मैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन पढ़ा रहा था, आपको पता था जल अपघटन का ही। पर
उस समय ये थोड़ी देगा पेपर के अंदर कि भैया ये जल अपघटन का या उसका है कि आप इसका फॉर्मूला लगाओ। उस समय तो खुद को पहचानना पड़ेगा, यही, बाकी कोई समस्या नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैं पक्कों में कर दूंगा, वो जो विलेयता गुणनफल है ना, वो वाला भाग आसान है, ठीक है। पार्ट ई के बाद जो पार्ट एफ आएगा ना, वो बिल्कुल आसान है। ये ए से लेके ई तक में फॉर्मूला जिसने लगाना सीख लिया उसका काम हो जाएगा। यस अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको दे रहा है HCOH 0.4 m और KOH दे रखा है इसने 0.1 m, ये दे रखा है 10⁻⁻⁴। ये सॉल्यूशन में ये दोनों अवेलेबल है, पीएच बतानी है। बेटा फिर मुझे एक ही बात है, मुझे पता है कि दोनों मिलके रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा HCOO प्लस वाटर। 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी 0.4 m, ये 0.1 m था, ये 0.0। रिएक्शन के बाद अब आप ये बताओ कितनी सांद्रता से अभिक्रिया करेगा ये? 0 मतलब बचेगा कितना, आप तो मेरे को ये बता दो। 3 m बच जाएगा, ठीक है। ये 0, ये बन जाएगा 0.1 m, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, मैं लिख देता हूँ HCOH प्लस HCOK। ये सॉल्यूशन में रह गए, कहने का मतलब ये तो आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो इसने क्या बना लिया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना लिया। एसिडिक बफर बना लिया तो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा। पीके का मान कितना आ गया आपके पास, ये तो 4 आ गया, यहाँ सॉल्ट की सांद्रता 0.1 आई और ये 0.3 आया, ठीक है। अब यानी उसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आ जाए। अब देखो इसी में अगर उसने क्या दे रखा हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, आ जाएगा आपको क्वेश्चन समझ में। इसने दे रखा है NH4OH प्लस HCl 0.1 m 500 ml, 0.2 m और 200 ml। ये सॉल्यूशन में है, Kb की वैल्यू दे रखी है इसने, Kb की वैल्यू दे रखी है 1.8 into 10⁻⁻⁵। इस सॉल्यूशन की पीएच पूछिए। बेटा आप ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरा देख लो आप। मैंने कहा कि भाई ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मोलरता और आयतन दोनों दे रखे हैं तो दोनों को गुणा करके लिखो, M और V का गुणनफल। बेटा M और V का गुणनफल बताओ, पहले वाले केस में कितना आ रहा है, 50 आ जाएगा। 50, हाँ। दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ये शुरू में 0 0। अब रिएक्शन के बाद यही MV का गुणनफल, बेटा ये कितना रह जाएगा बोलो, 10। ये 0, ये कितना बनेगा, 40। अब जैसा मैंने बोला बेटा NH4OH प्लस NH4Cl ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो पीएच का फॉर्मूला नहीं आएगा, पीओएच का फॉर्मूला आएगा, पीकेबी
प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या आ जाएगा, बेस। पीकेबी का मान कितना आ गया बेटा, वही जो मैंने याद करवाया 4.74। हाँ, इसका केबी का मान भी यही होता है बेटा, प्लस लॉग ऑफ, अब सॉल्ट एम और वी, मैंने क्या बोला था, जहां एम वी होता है वहां एम वी लिखते हैं, तो एम और वी सीधे, ये 40 हो गया और ये कितना हो गया 10। तो बेटा इसको सॉल्व करने पे पीओएच आ जाएगा, फिर वो जो गलती नहीं करेंगे, पीएच कितना आएगा 14 माइनस पीओएच। आ गई बेटा बात समझ, बोलो। यस सर, यस यस सर। Yes, sir. इसी क्वेश्चन का एक रूप और बनता है बेटा, वो क्या बनता है देखना ध्यान से। CH3COOH is titrated with KOH. Calculate pH of solution in 1/4 and half titration. जब CH3COOH को KOH से अनुमापित करते हैं, तो 1/4 अनुमापन व आधे अनुमापन में विलयन की pH बराबर क्या, K का मान दे रखा है आपको 10⁻⁻⁵। बेटा अभी समझाता हूँ ये प्रश्न। बेटा इस अनुमापन शब्द से परेशान मत होना, अनुमापन का मतलब ही ये होता है, बस आप तो अभिक्रिया मान के चलना अनुमापन का मतलब, ठीक है, दोनों की आपस में रिएक्शन मान के चलना और कुछ भी नहीं। तो बेटा हाफ का दो केस है, पहला अपन लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, पहला भाग लेते हैं जब आधा अनुमापन है, हाफ, इसको उदासीनीकरण भी बोलते हैं, आधा उदासीनीकरण, ये अम्ल क्षार का उदासीनीकरण होता है ना, उदासीनीकरण, ठीक है, अनुमापन, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हाफ न्यूट्रलाइजेशन, हाफ टाइट्रेशन। देखो अब आपको आएगी बात समझ, और छोटा करता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, CH3COOH इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ KOH से, ठीक है बेटा, आधा देखो, पहले 1/4, पहले सॉरी 1/4 ले लेता हूँ, पहले 1/4 ले लेता हूँ। 1/4 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जो अम्ल मेरे को दिया गया था उसको 1/4 मैंने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। तो अगर मैंने ऐसा माना, अगर मैंने शुरू में इसके 1 मोल लिए थे, तो आप बताओ इसको 1/4 उदासीन करने के लिए मैं इसके कितने मोल लूंगा, 1/4 मोल लूंगा। बेटा पहले मेरे को ये Yes, बताओ, ये बात आ रही है ना समझ, 1 मोल से 1 हाँ। मोल, अगर पूरे 1-1 ले लूंगा तो पूरा उदासीन हो जाएगा, पर मुझे पूरा करना ही नहीं है, मुझे उदासीन कितना करना है, 1/4 करना है, तो मोल्स कितने ले लूंगा मैं, 1/4 मोल्स ले लूंगा। फिर ये क्या बन जाएगा, CH3COOK प्लस ये क्या बन गया मेरे पास, वाटर। अब फिर वही बात, रिएक्शन के बाद क्या होगा बेटा, ये तो कितना बचेगा, बोलो मेरे को, बोलो कितना बचेगा, 3/4, 3/4। 3/4 बच जाएगा, ये 0, ये कितना आ गया 1/4 बन जाएगा ये। 1/4, yes sir। अब मैं सीधे लिखता हूँ बेटा पीएच का फॉर्मूला, ये pKa प्लस लॉग ऑफ
सॉल्ट अपॉन एसिड। तो पीके की वैल्यू तो बेटा 10 की पावर -5 है, तो 5 आ गया, प्लस लॉग ऑफ बेटा ये 1/4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व भी तो करना है मुझे बेटा, आ रही है बात समझ में? ठीक है। दूसरा देखो, जब मुझे आधा न्यूट्रलाइज करना है, आधा अनुमापन टाइट्रेशन, आधा अनुमापन, तब मैं क्या करूंगा बेटा, CH3COOH प्लस KOH रिएक्शन से बन रहा है ये प्लस वाटर। अब ध्यान देना बेटा, मैंने कितना लिया, अगर 1 मोल लिया तो आधा उदासीन करने के लिए आधा मोल लेना पड़ेगा बेटा। यस सर। तो अब रिएक्शन के बाद अब बताओ ये कितना बचा बेटा, 1/2 ही बचा। आधा मोल, ये 0, ये कितना बचा, ये आधा मोल बना। अब बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। अब पीएच का फॉर्मूला हो गया मेरे पास पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो बेटा इस वाले केस में पीके तो मेरे पास आ गया 5, बेटा ये दोनों आधा आधा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा इस वाले केस में। तो ये जो आधा अनुमापन वाला है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। देखो अब मैं है ना आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ये क्या बताया बेटा, यहाँ से ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनुमापन, उदासीनीकरण, टाइट्रेशन और इस नाम से भी जो लास्ट में क्वेश्चन कराए आते हैं। टिपिकल बोला है क्योंकि टिपिकल अभी आपको हो सकता है आसान लगे बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट फंसता कहाँ है इसमें, वही कि जब ये बफर नाम नहीं देगा तो ये पहचानना कि भैया ये बफर बनाएगा। बाकियों में तो अपन डायरेक्टली पहचान रहे थे, इसमें क्या होगा, आपको एक अम्ल और क्षार देगा, एक दुर्बल अम्ल देगा और एक प्रबल क्षार देगा। दुर्बल वाला भाग ज्यादा होगा, या फिर आपको दुर्बल क्षार देगा और दुर्बल वाला भाग हमेशा ज्यादा होगा। क्या बेसिक थ्योरी क्या होती है, अपन ऐसा बोलते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेटा, एक हम जैसे क्या होता है, आपने कई बार टीचर से इनऑर्गेनिक में सुना होगा, लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज, एक जैसे यौगिक एक जैसे में घुल जाते हैं, ठीक है, विलयता में ऐसा बोलते हैं। उसी तरीके से एक शब्द और बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन में, एक विलयन में कभी भी अम्ल और क्षार साथ में नहीं रह सकते। इन ए सॉल्यूशन एसिड एंड बेस नेवर बी एग्जिस्ट, अम्ल और क्षार कभी भी साथ में नहीं रह सकते, तो वो हमेशा ही रिएक्शन करेंगे। तो इस कारण से बेसिक थ्योरी होती है। तो बेटा थ्योरी ये है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया कि भैया सॉल्यूशन में CH3COOH और NaOH, मैंने कहा भैया ये एसिड है और ये बेस है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे नहीं, रिएक्शन करनी पड़ेगी। रिएक्शन के बाद जो हुआ क्वांटिटी के हिसाब से, तो बचे जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया, ये दो चीजें बची, दो चीजें बचने से ये अब बफर बन गया, मतलब रिएक्शन से पहले नहीं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बफर बोलते हैं कि भैया सीधे बफर नहीं था, ये तो रिएक्शन के बाद बाई चांस बफर बन गया क्वांटिटी के हिसाब से। तो पीएच का फॉर्मूला किसका लगाना पड़ा, बफर का। यही बात इसमें थी, चाहे मोलरता की टर्म्स में दे रखी हो कि भैया एक एसिड और एक बेस था, साथ में नहीं रह सकते थे, रिएक्शन करनी पड़ी। यहाँ पर भी एक बेस था एक एसिड था, फिर साथ में नहीं रह सकते थे, रिएक्शन करनी पड़ी, और क्वांटिटी के हिसाब से देखा कि भैया वीक वाला पार्ट बच रहा है और लवण बन गया, तो ये बेसिक बफर बन गया। चौथे में भी यही था, चाहे अनुमापन था, आधे अनुमापन के बाद भाई वीक वाला भाग तो बच गया और प्रबल वाला खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया, एसिडिक बफर बन गया। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन है। आपको आ रही है मेरी बात समझ में बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज थी बेटा इसके अंदर। ठीक है, अब बेटा ये पार्ट ई अपना यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट ई के बाद अपन स्टार्ट करेंगे
पार्ट एफ। बेटा ये अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी ये चैप्टर पढ़ना होगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सीक्वेंस वो जरूरी थी क्योंकि छोटी मोटी पीएच और ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए हम पढ़ाते वहीं से और प्रॉपर सीक्वेंस भी वही होती है। पर जब आपको रिवीजन करना होगा ना बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप जब जैसे ये चैप्टर इतना लेंथी है, आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आप सबसे पहले क्या उठा लेना, पार्ट एफ, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप तो ये मान के चलो, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये विलेता, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझ लो कि सर ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, भूल जाओ पुरानी बातें। भाई आपको एक नॉर्मल सी बात, पीएच प्लस पीओएच का जोड़ 14 होता है, 14 होता है, इतना पता ही चली गया। पीकेडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू, पीएच का मतलब माइनस लॉग एच प्लस, उतनी जानकारी हो ही गई। अब आप ये मान के चलो ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है विलेयता गुणनफल। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। when quantity of ions present less than maximum possible soluble quantity, it is unsaturated solution. Equal quantity then it is saturated solution. More quantity then super saturated solution. In this case PPT is formed. अभी समझाता हूँ बेटा, ये थोड़ी सी डेफिनेशन है। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है, एक सैचुरेटेड होता है, एक सुपर सैचुरेटेड होता है, और सुपर सैचुरेटेड के केस में पीपीटी अवक्षेप बनता है। तो डेफिनेशन है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। जब आयनों की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे कम मात्रा हो तो असंतृप्त विलयन, उतनी ही मात्रा तो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा तो अति संतृप्त विलयन, जिसमें अवक्षेप बनते हैं।
बेटा अभी आपको आ जाएगी सारी बात समझ में। 3 तरह के विलयन लेते हैं। यहाँ तो देखो 3 तरह के विलयन होते हैं। देखो पहले है ना, वैसे जो मैं मान ले रहा हूँ वो बिल्कुल क्या है, हाइपोथेटिकल मान है, क्योंकि 10 की पावर -4 में -5 में नहीं ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि बेटा जल में जो अधिकतम AgCl की सांद्रता, Ag प्लस की जो अधिकतम सांद्रता, मैंने कहा ये 10 हो सकती है और Cl माइनस की भी 10 हो सकती है। ये इतना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, इतना मैक्सिमम। ठीक है, ये पहले से अपने को पता है कि इतना अधिकतम घुल सकता है। Ag प्लस अधिकतम कितना आ सकता है, 10, और Cl माइनस भी 10 आ सकता है। अब मैंने क्या किया, कहीं से Ag प्लस डाला, मान लो AgNO3 से ही डाला। ठीक है, अगर मान लो ये तो था मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर, आप इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, अगर आप इस NO3 से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो बेटा, ये बस मैंने तरीका बताया कि मैंने Ag प्लस डाला, ये मान लो 4 आया। ठीक है, मैंने Cl माइनस डाला, ये 4 आया। ठीक है, ये 4 आया। 5 भी डाल सकता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, आप तो आसान चीज समझे। अब बेटा अधिकतम कितना डिसॉल्व हो सकता था, 10-10। इसका मतलब अभी मैं इसमें कितने और डाल सकता हूँ बेटा, इसमें अभी 6-6 और डाल सकता हूँ दोनों के। यस सर। तो जब ऐसा विलयन होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, असंतृप्त विलयन बोलूंगा। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ही ये है कि अभी इसमें और आयंस आप डाल सकते हो। अगर मैंने इसमें Ag प्लस डाला, वो एग्जैक्टली 10 आया, Cl माइनस डाला, वो भी 10 आया। बट अब ये जितनी मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती थी उतने ही मैंने डाले, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप सुनना ध्यान से, मैंने ये 15 डाल दिए Ag प्लस, Cl माइनस भी कितने डाल दिए मैंने, 15 डाल दिए, ये 15, ये 15। वो कह रहा है कि ये क्या होगा आपके पास, अति ज्यादा मात्रा में है ना, तो अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी खास बात क्या होगी बेटा, आप सुनना आप ध्यान से, भाई अधिकतम कितना हो सकता था, 10। 10 तो ये रख लेगा, जो रिमेनिंग 5 है ना, 5 बेटा ये क्या बना लेगा, पीपीटी, जो 5 + 5 से बनेगा। तो इस वाले केस में क्योंकि ज्यादा मात्रा है, जितनी भी ज्यादा मात्रा होगी वो किस रूप में, वो हमेशा क्या बना लेगी, अवक्षेप बना लेगी। बेटा सुन रहे हो, और इसको मैं और भी आसान करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पानी के अंदर जो नमक है, नमक डाल रहे हैं, ठीक है, अब नमक जितनी पानी की मात्रा है उसमें नमक मान लो 10 ग्राम घुल सकता था। ठीक है, एक कप के अंदर आपने पानी ले लिया, अधिकतम वो कह रहा है 10 ग्राम नमक घुल सकता था, आपने एग्जैक्टली 10 ग्राम डाला ना, तब तो वो कौन सा है, संतृप्त विलयन है। अगर आपने 4 ग्राम डाला तो अभी आप ये बताओ इसमें 6 ग्राम और डाल सकते हो ना, बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, अगर आपने क्या किया, यस उसके सर। अंदर 12 ग्राम डाल दिया तो अधिकतम कितना घुल सकता था, 10 ग्राम। तो जो बाकी 2 ग्राम है वो नीचे बैठ जाएगा, उसी 2 ग्राम जो नीचे बैठ गया उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अवक्षेप बोल रहे हैं। अरे आ रही है बात समझ में, बोलो बेटा। यस सर। तो बेटा अपने पास सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के कौन कौन से सॉल्यूशन है, एक तो आपके पास है असंतृप्त विलयन है, जो कम मात्रा में जब डिसॉल्व होता है, कम मात्रा, उतनी ही मात्रा डिसॉल्व होगी, उतनी जितनी मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती, तो संतृप्त है। और ज्यादा मात्रा मिला दोगे तो अति संतृप्त विलयन बनेगा, और अति संतृप्त के केस में क्या बनता है, अवक्षेप। आ रही है बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। और
इसी में अपन आगे बात करेंगे कि इसका विलेयता विलेयता गुणनफल क्या होता है, अपन करते हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है बेटा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है कि जितनी किसी भी विद्युत अपघट्य की, इलेक्ट्रोलाइट की जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती थी, अगर उतनी ही प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड है, कम है तो अनसैचुरेटेड है, और ज्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड है। और ज्यादा मिलाओगे तो जितना डिसॉल्व नहीं हो रहा है वो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा, ठीक है, वैसे एक काम करते हैं बेटा। ठीक है, आज क्या है, क्योंकि इसको है ना, मैं इस टॉपिक को इतना ही पढ़ाता हूँ ताकि क्या है कि कल इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। विलेयता, अभी तो ये एक जनरल सी परिभाषा थी, मैंने इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही पढ़ लेते हैं, वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, 3-4-5 मिनट ही बच रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, ताकि कल क्या है इसकी पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और कोई स्टूडेंट आज एब्सेंट भी है तो कोई, कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा बेटा, इसको कल परसों में जो भी जितने टाइम में कंप्लीट होता है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से, मतलब किसी को अगर ये चैप्टर हार्ड भी लग रहा था तो 2 की जगह 1 क्वेश्चन तो कम से कम पक्कों में करना। वैसे मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि 2 से 1, वो तो ये है कि आपको पढ़ना तो पुराना सारा ही है, पर पार्ट एफ का मीनिंग ये है, ये रिवीजन में सबसे पहले ये पढ़ना है पार्ट एफ। ये विलेयता और विलेयता गुणनफल की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? इसके बाद मूल अभिधारणा पढ़ेंगे, मूल कंसेप्ट, और उसके बाद ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। हाँ हो, गुड नाइट सर। हाँ।